देखिए, इसके पहले कि डिस्कशन स्टार्ट हो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देखिए, जो भी टेस्ट सीरीज का हमारा डिस्कशन चल रहा है उसकी पीडीएफ जो है उसको पाने के लिए आपको हमारा टेस्ट सीरीज का पीडीएफ पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर 300 रुपये पेटीएम करना होगा। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, फ़ीस जो है वह मात्र 300 रुपये है। यदि आप पेटीएम यूज़ नहीं करते हैं तो आप हमारी यूपीआई आईडी 90448839@पेटीएम लिख करके किसी भी पेमेंट ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर जो नाम शो होगा वह मयंक चतुर्वेदी के नाम से शो होगा। ठीक है। अब देखिए, इस पीडीएफ पेड ग्रुप में आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसमें आपको कुल टोटल 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ ही जनवरी से लेकर के प्रीलिम्स की परीक्षा होने तक के सभी महीनों के मंथली करंट क्विज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसके अलावा आपको मंथली एडिटोरियल भी दिया जाएगा और सभी कुछ जो है वह आपको हिंदी में मिलेगा। तो चलिए फ़िलहाल जो है वह हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने आज के डिस्कशन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 के टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो अब तक हमने जो है इस टेस्ट नंबर 8 के 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है 2 पार्ट में। आज हम इसके अंतिम पार्ट या अंतिम भाग के डिस्कशन करेंगे और जहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक। तो चलिए फटाफट से डिस्कशन जो है अपना स्टार्ट करते हैं और आप भी लेक्चर्स को लाइक करते चलिएगा, अन्य मित्रों के साथ शेयर करते हुए अपने सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में डालते चलिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की, जहां पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन इतिहास में हजार दिनार या हजार दिनारी का संबंध है। ए करेंसी से, बी मलिक काफूर से, सी बाजार व्यवस्था से या फिर डी निर्माण कार्य से। थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हजार दिनारी का संबंध जो है मध्यकालीन इतिहास में मलिक काफूर से था। वास्तव में हुआ क्या था कि जब अलाउद्दीन खिलजी अपने पहले सैन्य अभियान के तहत गुजरात के कैम्बे खाड़ी गया था, तो वहाँ पर इसने जो है 1000 दिनार दे करके मलिक काफूर को खरीदा था। इसी वजह से या इसी कारण से मलिक काफूर का संबंध जो है वह 1000 दिनारी से माना जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सल्तनतकालीन वंशों को दिया गया है और इनको आपको सही कालानुक्रम में लगाना है। आपके पास ऑप्शन है, पहला खिलजी वंश, दूसरा तुगलक वंश, तीसरा गुलाम वंश और चौथा सैयद वंश। कूट है ए 1 2 3 4, बी 3 1 2 4, सी 3 2 1 4 या डी 2 3 4 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 3 1 2 4। देखिए, आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आया था गुलाम वंश आया था, जिसका समय काल था, बताइए कितना, 1206 से लेकर के 1290 तक का। उसके बाद स्थान आता है खिलजी वंश का, जिसका समयकाल था इसके आगे, यानी कि 1290 से लेकर के 1320 तक का जो समयकाल था वह था खिलजी वंश का। उसके बाद स्थान आता है तुगलक वंश का, जिसका समय था 1320 से लेकर के 1414 तक का। और उसके बाद स्थान आता है सैयद वंश का, जिसका समयकाल था 1414 से लेकर के 1451 तक का। और सबसे अंत में सल्तनत काल में स्थान आता है, एक सेकंड पेन दूसरी ले लूँ, लोदी वंश का, जिसका समयकाल था लोदी वंश का, क्या बताइए, लोदी वंश का जो समयकाल था वह था 1451 से लेकर के 1526 तक का। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सल्तनत वंश में सबसे पहले गुलाम वंश का स्थान आता है, जिसका समयकाल था 1206 से लेकर के 1290 तक का। उसके बाद खिलजी वंश का स्थान आता है, जिसका समयकाल था 1290 से लेकर के 1320 तक का। उसके बाद स्थान आता है तुगलक वंश का, जिसका समयकाल था 1320 से लेकर के 1414 तक का। फिर स्थान आता है सैयद वंश का, जिसका समय था 1414 से लेकर के 1451 तक का। और सबसे अंत में स्थान आता है लोदी वंश का, जिसका समयकाल था 1451 से लेकर के 1526 तक का। चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि
मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दिल्ली की जनता ने निम्नलिखित में से किसके उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं फैसला किया? ए. जलालुद्दीन खिलजी, बी. बलबन, सी. रजिया या फिर डी. इल्तुतमिश। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। रजिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर दिल्ली की जनता ने स्वयं ही फैसला किया था। वास्तव में हुआ क्या था कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी तो उसकी पुत्री जो है वह उसकी पुत्री यानी रजिया को जो है उसके इल्तुतमिश के उत्तराधिकार के रूप में नामित किया गया था। लेकिन कुछ वजीर या रईसों के विरोध के कारण रजिया जो है वह सत्ता पाने में असफल हो गई और रजिया के भाई फिरोज को दिल्ली का शासक बनाया गया। लेकिन चूंकि फिरोज जो है वह असमर्थ था या अस्थिर था, फिरोज के शासनकाल में पूरा का पूरा जो दिल्ली का शासन था, तो दिल्ली की जनता ने सुल्तान बनने के लिए रजिया का समर्थन किया और अंततोगत्ता जो है वह रजिया सुल्तान बन गई थी। रजिया के सल्तनत का शासन का समय था 1236 से लेकर के 1240 तक का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि तालीकोटा के युद्ध 1565 में विजयनगर के विरुद्ध किसकी सेना ने भाग नहीं लिया था? ए. अहमदनगर, बी. बीदर, सी. बरार या फिर डी. गोलकुंडा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल यहाँ से प्रश्न से कुछ चीज़ निकालिए। सबसे पहले तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा के युद्ध को एक अन्य नाम राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कब हुआ था राक्षसी तंगड़ी का युद्ध? यह हुआ था 1556 में। और किसके विरुद्ध हुआ था यह युद्ध? तो यह युद्ध हुआ था विजयनगर के विरुद्ध। इतनी चीज़ें तो प्रश्न से निकल गई। अब देखिए, इस युद्ध में विजयनगर के तुलव वंश के खिलाफ जो है कुछ राज्यों ने गुट बनाया था और उन राज्यों के नाम हैं अहमदनगर, यहाँ पर दिया है ना, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, अहमदनगर के विरुद्ध तालीकोटा या फिर राक्षसी तंगड़ी युद्ध में 4 राज्यों ने मिलकर के एक गुट का निर्माण किया था, जिसमें शामिल थे अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर। परिणाम यह हुआ था इस युद्ध का कि इस युद्ध में विजयनगर के तुलव वंश को समाप्त कर दिया गया था और वहाँ पर अराविडु वंश की स्थापना कर दी गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि विजयनगर के विभिन्न वंशों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला सालुव वंश, दूसरा तुलव वंश, तीसरा संगम वंश और चौथा अराविडु या अरविडु वंश। कूट है ए 3-1-2-4, बी 3-2-1-4, सी 4-1-2-3 या डी 2-1-3-4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले विजयनगर में संगम वंश का शासन था, जिसका शासनकाल माना जाता है 1356 से लेकर के 1485 तक। उसके बाद विजयनगर में शासन करने आया, एक सेकंड पेन दूसरी ले लूँ। उसके बाद विजयनगर में शासन आया सालुव वंश का, जिसका शासनकाल था 1485 से लेकर के 1505 तक। ठीक, 1485 से 1505 तक विजयनगर में सालुव वंश का शासन था। उसके बाद विजयनगर के वंश में या शासन में इतिहास आता है या सत्ता आती है, बताइए किसकी? तुलव वंश की। तुलव वंश का शासनकाल विजयनगर में 1505 से लेकर के 1570 तक का था। और बाद में स्थान आता है सबसे अंत में अरविडु वंश का, जिसका शासनकाल था अरविडु वंश का 1570 से लेकर के 1650 तक। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न वंशों की यदि बात करें तो उसमें स्थान आता है सबसे पहले संगम वंश का, जिसका शासनकाल था 1356 से लेकर के 1485 तक का। उसके बाद स्थान आता है सालुव वंश का, जिसका शासनकाल था 1485 से लेकर के 1505 तक का। उसके बाद विजयनगर के साम्राज्य में तुलव वंश का शासन स्थापित होता है, जिसका शासनकाल था 1505 से लेकर के 1570 तक का। फिर विजयनगर के साम्राज्य में अरविडु वंश का शासन आता है और जिसके शासनकाल का समय था 1570 से लेकर के 1650 तक का। ध्यान रखिएगा, हर चीज़ को, प्रत्येक बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसे ही सुमिलित करवाने वाले प्रश्न आएंगे और आप जो है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जहाँ पूछा जा रहा है कि
रैयतवाड़ी पद्धति के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, किसानों से सीधे लगान वसूला जाता था। दूसरा, अंग्रेजों ने इस व्यवस्था की शुरुआत मद्रास राज्य में की थी। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों गलत है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन जो है वह सही है, दूसरा कथन गलत है। देखिए यहाँ पर अगर स्पेसिफिक रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था की अंग्रेजों में शुरुआत करने वाले किसी गवर्नर का नाम आता, जरा कमेंट करके बताइए कि किस गवर्नर का नाम आता, तो वास्तव में आप उसे सही कह सकते थे। लेकिन फिलहाल जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें किसानों से सीधे लगान वसूला जाता था और इस व्यवस्था की शुरुआत निजाम शाही वंश से शुरू की गई थी। ठीक है, बाद में आगे चल करके अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को ही अपना लिया था। अगला प्रश्न, नागलपुर नगर का संस्थापक कौन था? ए वीर नरसिंह, बी कृष्णदेव राय, सी हरिहर एवं बुक्का या फिर डी सदाशिव। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर नागलपुर नगर को बसाया था। ठीक है, इसके बारे में बाबर ने अपनी पुस्तक तुझके बाबरी में भी उल्लेख किया है। किसके? नागलपुर नगर के नहीं, कृष्णदेव राय के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन के संदर्भ में गलत युग्म चुनिए। ए मीर ए समा घरेलू मामलों का प्रधान होता था, बी मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सी वकील धार्मिक मामलों का सलाहकार होता था और डी दीवान वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। मुगल प्रशासन में जो वकील होता था वह प्रधानमंत्री को बोला जाता था। बाकी अन्य कथन जो है वह सही सुमेलित है और इसमें जो है जो धार्मिक मामलों का सलाहकार होता था मुगल प्रशासन में उसको बोला जाता था सद्र उस सुदूर। ठीक है, यह विदेश विभाग का अध्यक्ष नहीं होता था, सुदूर से मत अंदाजा लगा लीजिएगा। ठीक है, सद्र उस सुदूर जो है वह मुगल प्रशासन में धार्मिक मामलों का सलाहकार था। तो मीर ए समा घरेलू मामलों का प्रधान था, मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था मुगल प्रशासन में, और जो दीवान होता था मुगल प्रशासन का वह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि दूह अस्पा एवं सिंह अस्पा या सिंह अस्पा के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए मुगलकालीन कृषि कर से संबंधित, बी मनसब द्वारा अधिक सेना रखने से, सी जाति एवं वर्ण व्यवस्था से संबंधित या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। मुगल प्रशासन में दूह अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत जो है वह या फिर आप कह लीजिए कि इस पद्धति को जो है वह जहांगीर के द्वारा अपनाया गया था, जिसके अंतर्गत होता क्या था कि जो मनसबदार थे उनके ना जात बढ़ाए जाते थे और ना ही उनके पद को बढ़ाया जाता था, बल्कि बिना जात और पद को बढ़ाए ही उनको अपनी पैदल और घुड़सवार सेना में अधिक सैनिकों की भर्ती और अधिक घोड़ों की भर्ती करनी रहती थी। नेक्स्ट, मुगलकालीन आमिल का संबंध है ए वित्त अधिकारी से, बी सिंचाई व्यवस्था से, सी सैन्य विभाग से या फिर डी धार्मिक मामलों से। चलिए, देखिए, मुगल प्रशासन में जिला स्तर के वित्त अधिकारी को आमिल या फिर अमिल गुजार कहा जाता था। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आमिल या फिर अमिल गुजार जो है वह मुगल प्रशासन में जिला स्तर पे वित्त अधिकारी होता था। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रामीण सभ्यता थी, दूसरा लोहे का उल्लेख था और तीसरा कृषि एवं पशुपालन आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। ऑप्शन है ए दूसरा और तीसरा, बी केवल 3, सी केवल 2 या फिर डी केवल 1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोहे का उल्लेख आपको उत्तर वैदिक काल में या फिर 1000 ईसा पूर्व के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, और जिसका नाम जो है वह कृष्ण अयस था।
ठीक, या फिर लोहे का उल्लेख जो है वह कृष्ण अयस के नाम से किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, बाकी ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर जो है मुख्य जो जीवन का आधार था वह था कृषि एवं पशुपालन। ऋग्वैदिक कालीन समाज जो है वह छोटे इकाई परिवारों में बटा हुआ था और यहाँ के ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है ए कौशितकी ब्राह्मण में, बी ऐतरेय ब्राह्मण में, सी तृतीय मंडल में, या डी 10वें मंडल में। चलिए देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है वह ऑप्शन बी यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पूछा जा रहा है कि शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, ए प्रथम मंडल में, बी तृतीय मंडल में, सी 10वें मंडल में, या फिर डी ऋग्वेद में नहीं मिलता है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में, ठीक है, वहाँ पर ही सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वेदांग से संबंधित नहीं है, ए व्याकरण, बी अद्वैत, सी छंद, या फिर डी कल्प। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अद्वैत का संबंध जो है वह किससे बताइए, तो अभी अभी प्राचीन इतिहास का हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ है पूरा का पूरा। अद्वैत का संबंध जो है वह रामानुजाचार्य से है, जबकि वेदांग के विभिन्न भाग हैं जिनमें शामिल है व्याकरण, छंद, कल्प, शिक्षा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, शिक्षा, निरुक्त, 6 भाग हैं कुल, शिक्षा, निरुक्त और सबसे अंत में किसका स्थान आएगा, ज्योतिष। ठीक है, देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, वेदांग के 6 भाग हैं। सबसे पहले स्थान आता है कल्प का, उसके बाद स्थान आता है शिक्षा का, फिर स्थान आता है व्याकरण का, उसके बाद स्थान आता है निरुक्त का, उसके बाद स्थान आता है छंद का, और छंद के बाद स्थान आता है ज्योतिष का। ये 6 भाग याद रखना है आपको, कहीं जल्दी नहीं मिलता है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, वरुण की उपासना की जाती थी, दूसरा यज्ञों में पशु बलि की प्रथा थी, और तीसरा जो है वह है, तीसरा कोई नहीं है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही, या फिर डी दोनों गलत है। एक बार फिर से आप विकल्पों को देख लीजिए। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल और केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। देखिए उत्तर वैदिक काल आते आते हुआ क्या, जो भी सभी प्राकृतिक देवता थे उनकी पूजा जो है या फिर उनका स्थान जो है वह निम्न होता चला गया। ठीक, बल्कि उत्तर वैदिक काल में विष्णु और रुद्र शिव की पूजा अधिक की जाने लगी थी, और यज्ञों में पशु बलियों को प्राथमिकता दी जाती थी, और जिसके आगे जो भी यज्ञों में अन्य आहुतियाँ दी जाती थी उनको निम्न कोटि का माना जाने लगा था। जबकि वरुण, इंद्र आदि का स्थान जो है वह ऋग्वैदिक काल में अधिक उच्च था। आगे चल कर के उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र शिव, इन सभी देवताओं ने इनका स्थान ले लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। पहला, सभा में महिलाओं की भागीदारी थी, दूसरा कृष्ण ऐश का प्रचार, तीसरा लाल मृदभांड का प्रचलन। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन है ए पहला और दूसरा, बी दूसरा और तीसरा, सी केवल 2, या डी सभी विकल्प सही हैं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन जो है वह सही है। उत्तर वैदिक काल में आपको कृष्ण ऐश यानी कि लोहे का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इस काल में जो है वह लाल मृदभांड भी बनाए जाने लगे थे। इसके पहले किस प्रकार के अन्य मृदभांड प्रचलित थे बताइए। लाल, काला और चित्रित धूसर मृदभांड जो है इसके पहले प्रसिद्ध थे। ठीक है, और इस काल में ऐसा नहीं कि उन्हें बनाना बंद कर दिया गया था, वह भी बनाए जाने लगे थे, लेकिन लाल मृदभांडों का प्रचलन भी वह इस काल में हो गया था।
बाकी सभा में महिलाओं की स्थिति जो है वह उत्तर वैदिक काल में निम्नतम हो गई थी। इनके उपनयन संस्कार को प्रतिबंधित कर दिया था, इनके शिक्षा के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं और कि उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वह निम्नतम होती जा रही थी और समाज जो है वह स्पष्टतया 4 वर्णों या 4 जातियों में विभक्त हो चुका था, जिसमें शामिल थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और इस काल में जो व्यापार होता था वह वस्तु विनिमय पर आधारित हो गया था। अगला प्रश्न, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी आजीवक ने, सी थेरवाद संप्रदाय ने या डी जैन धर्म ने। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। जैन धर्म के द्वारा जो है अणुव्रत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था अपने गृहस्थ जैनों के लिए। वास्तव में जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं जिनके नाम है क्रमशः सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह। आगे चल करके चूंकि यह सभी जो है वह जैन सन्यासियों के लिए थे, 5 के 5 महाव्रत, तो इनका पालन करना गृहस्थों के लिए या फिर जो गृहस्थ लोग थे, जो पारिवारिक लोग थे, उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तो इनके लिए 5 अणुव्रत सिद्धांत प्रतिपादित किए गए और हुआ क्या कि सत्य के आगे अणुव्रत जोड़ दिया गया। यह हो गया सत्याणुव्रत, सत्याणु व्रत। अहिंसा के आगे अणुव्रत जोड़ दिया गया, यह हो गया अहिंसाणुव्रत। अस्तेय के आगे अणुव्रत जोड़ दिया गया तो यह हो गया अस्तेयाणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य के आगे अणुव्रत जोड़ा गया और वह हो गया ब्रह्मचर्याणुव्रत, और अपरिग्रह के आगे अणुव्रत जोड़ दिया गया और वह हो गया अपरिग्रहाणुव्रत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। दूसरा, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों गलत है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 2 के दोनों ही सही हैं। देखिए, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या करने के उपरांत जो है मगध के साम्राज्य का शासन संभाला और इसके द्वारा मगध साम्राज्य की राजधानी को जो है राजगृह से स्थानांतरित करके एक नए नगर की स्थापना करते हुए वहाँ पर कर दी गई थी। ठीक है, इसके द्वारा जो जिस नए नगर की स्थापना की गई थी उसका नाम था पाटलिपुत्र। आगे चल करके पाटलिपुत्र जो है वह अत्यधिक समृद्ध हुआ, वह हुआ मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और इसके बारे में मेगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में भी वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे 2 कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है। ठीक है, जिसमें कथन ए है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कारण आर बताया जा रहा है कि इसमें सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या मिलती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है और डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में शासन से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए राज्य के 7 अंगों के सिद्धांत की व्याख्या की है। ठीक है, जिसमें नंबर याद करते चलिएगा। पहले स्थान पर कौटिल्य के द्वारा किसी राज्य के लिए सबसे अनिवार्य चीज़ बताया गया राजा को, दूसरे स्थान पर बताया गया अमात्य को, तीसरे स्थान पर बताया गया जनपद को, चौथे स्थान पर बताया गया दुर्ग को, 5वें स्थान पर बताया गया कोष को, और 6वें स्थान पर बताया गया दंड को, और सबसे अंत में 7वें स्थान पर रखा गया मित्र को, जो कि पड़ोसी राज्य होते थे। ठीक है, कौटिल्य द्वारा अपने अर्थशास्त्र में शासन के या सत्ता के या राज्य के 7 सप्तांग सिद्धांतों को दिया गया था, जिनमें सबसे पहले स्थान आता है राजा का, उसके बाद अमात्य का, फिर जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोष, उसके बाद दंड, और सबसे अंत में स्थान था या 7वें नंबर पर स्थान था मित्र का या पड़ोसी राज्य का, जिसको राजा की आंख और कान भी कहा गया है। नेक्स्ट,
अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारत का संदर्भ मिलता है? ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी द्वितीय या फिर डी पंचम। देखिए, अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारत के या फिर पड़ोसी राज्यों के नामों का उल्लेख मिलता है, और जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे, जिनमें कुछ ही राज्य शामिल थे जिनके नाम है चोल, पांड्य, सतीयपुत्र और केरल पुत्र, या फिर चेर कह लीजिए आप, केरल पुत्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के अधिकारियों के नाम हैं और इनके कार्यों के बारे में दिया हुआ है। पहला युक्त, ए भूमि की पैमाइश करने वाला अधिकारी, दूसरा प्रादेशिक मंडल का प्रधान अधिकारी, तीसरा राजुक जिले का अधिकारी। सही सुमेलित करना है आपको, सही सुमेलित बताना है कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1 और 2 या फिर डी सभी सुमेलित है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल। दूसरा कथन यानी कि जो प्रादेशिक होता था या जो प्रदेष्टा होता था वह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। इसके अलावा जो राजुक होता था वह भूमि की पैमाइश करने वाला अधिकारी होता था, और साथ ही साथ यह जिले में न्याय करने वाला अधिकारी भी होता था, जबकि जो युक्त होता था वह राजस्व वसूला करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो कि कथन और कारण के रूप में है, और नीचे कूट की सहायता से आपको सही उत्तर को बताना है। कथन ए है कि सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बनी सिंह की आकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। कारण आर बताया जा रहा है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। कूट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है, और डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए भारत सरकार ने सारनाथ के सिंह स्तंभ को अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया है, लेकिन इसका कारण कभी यह तो नहीं हो सकता कि उसका निर्माण अशोक ने करवाया था, इसीलिए जो है भारत सरकार ने उसको अपना प्रतीक चिन्ह या सरकार के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया है। ठीक है, तो इसलिए दोनों के दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। पहला अमरावती, दूसरा भरहूत और तीसरा सांची। कूट है ए 1 2 3, बी 3 2 1, सी 2 3 1 या डी 1 3 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले अशोक के शासनकाल में या अशोक के द्वारा जो है ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद आगे चल करके शुंग वंश के शासकों के द्वारा भरहूत स्तूप की स्थापना करवाई गई थी सतना के, मध्य प्रदेश के सतना में, जो कि ईसा की 2री शताब्दी के आसपास बनवाया गया था। और बाद में आगे चल करके अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया गया था सातवाहन शासकों के काल में, यानी कि 1ली शताब्दी में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र या मौर्य वंश के नगर प्रशासन के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, प्रशासन 6 विभिन्न समितियों द्वारा होता था, और दूसरा प्रत्येक समिति में 10 सदस्य होते थे। आपको बताना है कि कौन सा जो है वह उपर्युक्त में से सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों गलत है। चलिए यहाँ पर देखिए और बताइए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है। दरअसल पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था वह समितियों के माध्यम से कार्य करता था, और जो समितियों की संख्या थी वह थी 6, और प्रत्येक समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वह थी 5। मैं 30 लिख रहा हूँ। कुल सदस्यों की समिति जो कुल समितियों के सदस्यों की संख्या थी वह थी 30, और चूँकि 6 से 5 लोग एक समिति में होते थे तो 6 गुणे 5 कर दीजिए, 6 पंजे 30। ठीक है,
तो इस प्रकार से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का संचालन किया जाता था, यानी कि समितियों के माध्यम से, जिसमें जो है प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे और कुल जो समितियों की संख्या थी वह थी 6। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इस पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में आपको मेगास्थनीज की इंडिका में भी डिटेल से वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न कथन और कारण के रूप में है, जिसमें कथन ए है कि प्राचीन भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित थी, और कारण आर बताया जा रहा है कि तत्कालीन भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभाजित था। कूट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है और डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, दो के दोनों ही कथन जो है वह सही हैं, जबकि कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में बताया था कि जो मौर्यकालीन प्रशासन था वह जो है 7 श्रेणियों में विभाजित था, जबकि मेगास्थनीज ने किसी भी प्रकार की दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन कौटिल्य द्वारा अपनी अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के दासों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि रबतक अभिलेख किससे संबंधित है। ए अशोक से, बी नंदो से, सी कनिष्क से या फिर डी हर्ष से। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, रबतक अभिलेख। देखिए यह अफगानिस्तान के रबतक क्षेत्र से प्राप्त हुआ है और यह जो है यूनानी लिपि और बैक्टीरियन भाषा में लिखा गया है। इसमें यह लेख जो है वह कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है और इस लेख यानी रबतक अभिलेख में 4 शहरों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। ठीक है, देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, कुषाण अफगानिस्तान के रबतक क्षेत्र से प्राप्त कुषाण वंशी शासक कनिष्क के रबतक अभिलेख में 4 क्षेत्रों या 4 नगरों के नामों का वर्णन मिलता है, जिनके नाम है क्रमशः साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको यहाँ पर गलत युग्म बताना है। एक तरफ विभिन्न प्रकार के अध्यक्ष हैं, वास्तव में ये सभी मौर्य प्रशासन के अध्यक्ष हुआ करते थे विभिन्न विभागों के, और दूसरी तरफ विभिन्न विभागों के नाम हैं। आपको बताना है कि कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। ए पौतवा अध्यक्ष तौल माप का प्रभारी, बी पण्या अध्यक्ष वाणिज्य विभाग, सी सीता अध्यक्ष कृषि विभाग या फिर डी सूना अध्यक्ष सड़क संबंधी कार्य का अध्यक्ष। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो सूना अध्यक्ष था वह सड़क संबंधी कार्यों का अध्यक्ष न होकर के बूचड़ खाने या फिर यूं कह लीजिए तो कसाई घर का अध्यक्ष हुआ करता था, जबकि जो बाकी अन्य तीनों हैं यानी कि पौतवा अध्यक्ष जो है वह तौल माप का प्रभारी होता था, पण्या अध्यक्ष जो है वह वाणिज्य विभाग का प्रभारी होता था और सीता अध्यक्ष जो है वह कृषि विभाग का प्रभारी होता था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि गांधार शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत और फारस की आकृति का मिश्रण है। दूसरा, इस कला का विषय बौद्ध, जैन तथा वैष्णव धर्म से है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों गलत हैं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 2 के दोनों ही कथन जो है वह गलत हैं। गांधार शैली भारत और फारस की नहीं, भारत और यूनान की आकृतियों का मिश्रण है और इस कला शैली के जो प्रमुख संरक्षक थे वह थे शक और कुषाण वंशी शासक। ठीक, और इस कला का एकमात्र विषय था वह था बौद्ध, और इस कारण कभी कभी इस कला को जो है यूनानी बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ विभिन्न प्रकार के राजवंश हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा चलाए गए सिक्के हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। ए कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, बी गुप्त स्वर्ण एवं रजत,
सी सातवाहन स्वर्ण या फिर डी कलचूरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सातवाहन शासकों के द्वारा स्वर्ण के सिक्के नहीं जारी किए गए थे, जबकि सातवाहन शासकों ने स्वर्ण के अलावा यानी कि चांदी, तांबा, सीसा और प्रोटीन के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, सीसा ध्यान रखिएगा, सातवाहन शासकों द्वारा जो है चांदी, तांबा, सीसे व प्रोटीन के सिक्के चलाए गए थे। इन्होंने स्वर्ण के सिक्कों को नहीं चलाया था। ठीक है, बाकी अन्य सभी सही सुमेलित हैं। कुषाण वंशी शासकों के द्वारा सोने और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। देखिए, कुषाण वंशी शासकों के द्वारा जो है वह सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे। हालांकि भारत में यदि बात करें स्वर्ण के सिक्कों की शुरुआत की तो इसकी शुरुआत जो है वह इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन शासकों के द्वारा किया गया था। आगे चल कर के गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के सिक्के चलाए, जबकि कलचूरी शासकों ने जो है स्वर्ण, रजत एवं ताम्र तीनों ही प्रकार के सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बामियान के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ए, यह जैन धर्म से संबंधित है। बी, अफगानिस्तान में स्थित है। सी, यहाँ पर पहाड़ियों को काटकर प्रतिमाएं बनवाई गई हैं। या फिर डी, इसमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बामियान जो है वह जैन धर्म नहीं बुद्ध धर्म से संबंधित है। वास्तव में अफगानिस्तान के बामियान में जो है पहाड़ियों को काट करके बुद्ध की प्रतिमाओं को बनवाया गया था। ठीक है, और इन प्रतिमाओं को जब अफगानिस्तान में 1996 से लेकर के 2001 तक जिस समय तालिबान शासकों का शासन हुआ करता था तो उन्होंने बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ दिया था। बाद में फिलहाल जो है यहाँ पर फिर से बुद्ध की नवीन प्रतिमाओं को बनवा दिया गया है वहाँ की शासक के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला मत्स्य, दूसरा वत्स, तीसरा काशी और चौथा अंग। ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की जब बात हो तो आप इधर से चलेंगे, जो पूर्वोत्तर के राज्य यानी कि असम, मेघालय हैं, इनकी तरफ से चलेंगे और बढ़ेंगे गुजरात की तरफ। ठीक है, यह है पूर्व से पश्चिम का क्रम। कभी कभी हम इधर से इधर चले जाते हैं तो वह गलत हो जाता है। कूट है ए 3 4 2 1, बी 1 2 3 4, सी 4 3 2 1 या फिर डी 4 2 1 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे पूर्व में अंग का क्षेत्र था, अंग के बाद आता है अंग के पश्चिम में काशी था, काशी के पश्चिम में वत्स था और वत्स के पश्चिम में जो था वह था मत्स्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, जिसमें कथन ए है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी के यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। कारण आर बताया जा रहा है कि गंगा घाटी क्षेत्रों में नंदों से पराजित होने के कारण गंगा घाटी पर उनका कब्जा नहीं हो पाया था। कूट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही परंतु आर गलत है या डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर जो है वह गलत है। देखिए, भारत पर सबसे पहले जो यूनानी आक्रमण हुआ था उसको कहा गया हिंद यवन। ठीक है, इसके बाद ईसा की 2री शताब्दी के आरंभ में जो है हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के यानी कि इस वाले क्षेत्र पे, भारत के जैसे मान लीजिए कि यह भारत का नक्शा है एक, ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है इनके द्वारा अधिकार कर लिया गया था। लेकिन गंगा घाटी में उस समय वह जो है शुंगों का शासन हुआ करता था और शुंगों का जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व आ रहा है तो नंद कहाँ से आ जाएंगे, इतना ही आप ध्यान रखिए। ठीक है, 2री शताब्दी आ रहा है ईसा पूर्व का, नंद वंश कब था। चलिए, आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में प्रश्न छोड़ दे रहा हूँ मैं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास आपको करवाया गया है। तो देखिए, ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शुंगों से पराजित होने के कारण उनका कब्जा इस क्षेत्र में नहीं हो पाया था। आगे चल करके जब शुंग और कंड या फिर कण्वा वंश जो है वह उत्तर भारत से समाप्त हो गया था, तब जो है यह गंगा घाटी की तरफ आगे बढ़ पाए थे। कौन बताइए, यूनानिया। नेक्स्ट,
राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कृष्ण तृतीय के संबंध में विचार कीजिए। पहला, अल मसूदी इसके शासनकाल में भारत आया। दूसरा, इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों गलत हैं। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह दो के दोनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अल मसूदी जो है वह कृष्ण तृतीय के शासनकाल में ही भारत आया था और इसने जो है राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक भी कहा था। ठीक है, और जो पुण्य थे, जो कवि पुण्य थे कन्नड़ साहित्य के, उनके द्वारा जो रचना की गई थी वह शांति पुराण की रचना की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शांति पुराण किसने लिखा था? तो कन्नड़ भाषा के महान कवि पुण्य ने लिखा था, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए, पंप, पुण्य और रन, यह तीनों कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न माने जाते हैं, कन्नड़ साहित्य के। अगला प्रश्न, सोलंकी वंश के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ए, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। बी, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण इनके काल में हुआ। आगे देखते हैं। सी, इनको गुजरात का चालुक्य कहा जाता है, या डी, मोहम्मद गौरी ने इनके शासनकाल में आक्रमण किया। चलिए, इन्हीं दो में से बता दीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी ने इनके शासनकाल में आक्रमण किया। यह गलत है, क्योंकि भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, न कि मोहम्मद गौरी ने। महमूद गजनी ने आक्रमण करते हुए सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। कब और किसके शासनकाल में? बताइए। सोलंकी वंश के शासनकाल में, जिनको गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। देखिए, इनके द्वारा दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया गया। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भी सोलंकी वंश के शासकों के शासनकाल में हुआ था और इनको जो है गुजरात का चालुक्य कहा जाता था। और इस वंश के शासक भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी द्वारा जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते हुए उसे लूट लिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कूट को चुनिए या गलत युग्म को चुनिए। एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ उन युद्धों को लड़ने वाले विभिन्न शासक हैं। ए, तराइन का युद्ध गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान। बी, चंदावर का युद्ध गौरी एवं जयचंद। सी, पाटन या गुजरात का दूसरा युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान। डी, मुल्तान का युद्ध गौरी और मुल्तान के मुस्लिम शासक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पाटन या गुजरात के दूसरे युद्ध में जो है दूसरा युद्ध जो है वह गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं हुआ था। दरअसल यह युद्ध हुआ था 1178 में और यह युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के मध्य, जिसमें भीम द्वितीय की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से पराजित होकर के वहाँ से भाग गया था। और बाकी सभी कथन जो है वह सही सुमेलित हैं। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य, और मुल्तान का युद्ध जो है वह गौरी और मुल्तान के अन्य मुस्लिम शासकों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किस शासक के समकालीन कवि थे? ए, चंद्रगुप्त मौर्य। बी, अशोक। सी, पुष्यमित्र शुंग, या फिर डी, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पतंजलि जो है वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन कवि थे। ठीक है, और इनके द्वारा क्या रचना की गई थी? महाभाष्य की, जबकि पाणिनि जो थे उनके द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। नेक्स्ट, गुर्जर मिहिर भोज के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन में बनाई थी। दूसरा, उसने वाराह की उपाधि धारण की। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन है ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, दोनों सही हैं, या डी, दोनों गलत हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन जो है यह सही है। देखिए, मिहिर भोज जो था वह प्रतिहार वंश का शासक था और इसके द्वारा अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई गई थी, न कि उज्जैन को। और इसने
चूँकि यह विष्णु का उपासक था तो इसने जो है उन्हीं के अनुरूप आदि वाराह की या वाराह की उपाधि को भी धारण किया था। नेक्स्ट, चंदेल वंश के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ए, इनका साम्राज्य बुंदेलखंड की भूमि पर फैला था। बी, इनकी राजधानी खजुराहो थी। सी, चंदेल वंश का संस्थापक यशोवर्मन था। या डी, सभी सही है। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चंदेल वंश का जो एक महान शासक या एक प्रसिद्ध शासक यशोवर्मन भी था, लेकिन इसके द्वारा इस वंश की स्थापना नहीं की गई थी। चंदेल वंश की स्थापना जो है नन्नुक के द्वारा की गई थी। नन्नुक के द्वारा की गई थी 831 ईस्वी में। बाकी अन्य सभी कथन जो है वह सही है। ठीक, चंदेलों का जो साम्राज्य था वह बुंदेलखंड में फैला हुआ था। आरंभ में चंदेलों की राजधानी जो थी वह थी कालिंजर, जो कि आगे चल करके खजुराहो हो गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि चोल काल में भूमि के प्रकार के संबंध में गलत युग्म चुनिए। ए, ब्रह्मदेह ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। बी, शालाभोग विद्यालय के रखरखाव की भूमि। सी, विल्लन वगई जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। या फिर डी, देवदान मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, विल्लन वगई। देखिए, यह जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को नहीं कहा जाता था, बल्कि यह गैर ब्राह्मण किसानों के स्वामित्व वाली भूमि हुआ करती थी। जबकि जैन धर्म या जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था पल्ली चंदम। ठीक है, देखिए, चोल काल में विभिन्न प्रकार की भूमियाँ थी, जिसमें भूमियों के विभिन्न प्रकार के नाम थे और उनकी चोल काल में भूमियों के जो है वह विभिन्न प्रकार थे, जिनमें शामिल थे ब्रह्मदेह, जो कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। शालाभोग, जो कि विद्यालय के रखरखाव की भूमि को कहा जाता था। विल्लन वगही, जो कि गैर ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली या गैर ब्राह्मण किसानों के स्वामित्व वाली भूमि को कहा जाता था। जबकि जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। और सबसे अंत में देवदान उस भूमि को कहा जाता था चोल काल में जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि बाणभट्ट के हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष के मंत्री परिषद के संदर्भ में गलत युग्म चुनिए। ए, भंडी प्रधान सेनापति थे। बी, कुंतल अश्व सेना के प्रधान थे। सी, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख था। या फिर डी, सिंहनाद प्रधान सेनापति था। चलिए देखिए, हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद में जो भंडी थे वे थे प्रधान सचिव, न कि सेनापति। ठीक है, बाकी अन्य सभी जो है वह सही सुमिलित है। गलत युग्म जो है ऑप्शन नंबर ए है। कुंतल जो है वह अश्व सेना के प्रधान थे, स्कंदगुप्त गज सेना के प्रमुख थे और सिंहनाद जो थे वह प्रधान सेनापति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि मुंबई से लगभग 200 मील उत्तर में कान्हेरी या कन्हेरी नामक गुफाओं का समूह मौजूद है। इन गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला, यह जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा, ये गुफाएं लगभग 200 ईसा पूर्व की हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। ऑप्शन है ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, दोनों गलत हैं। या डी, दोनों सही हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन गलत हैं। देखिए, कन्हेरी की गुफाएं जो है वह जैन धर्म से नहीं बुद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसको कि बुद्धों द्वारा अनेक वर्षों तक जो है या बुद्ध भिक्षुओं द्वारा अनेक वर्षों तक अपने निवास के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, और ये गुफाएं जो है वह 8वीं 9वीं शताब्दी में बनवाई गई थी, न कि 200 ईसा पूर्व। ठीक है, महाराष्ट्र के संजय गांधी उद्यान राष्ट्रीय पार्क के आसपास स्थित हैं ये कन्हेरी की गुफाएं, और यहाँ पर लगभग 100 गुफाओं या 107 गुफाओं का समूह विद्यमान है। ठीक है, ऐसी संख्या है, एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं याद आ रहा है। नेक्स्ट, गलत कथन चुनिए। ए, बाघ गुफाएं गुप्तकालीन हैं। बी, लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है। सी, नासिक गुफाएं विजयनगर से संबंधित हैं। या डी, कन्हेरी की गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, यह गलत है। नासिक की जो गुफाएं हैं वह सातवाहन शासकों से संबंधित हैं और इनको संयुक्त रूप से पांड्य या फिर पांडवलेनी भी कहा जाता है। ठीक है, पांडलेनी या पांडवलेनी भी कहा जाता है नासिक की गुफाओं को, जिसका संबंध जो है वह सातवाहन शासकों से है। बाकी सभी सही हैं। बाघ की गुफाएं जो है अपनी चित्रकारी या लोक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं और यह गुप्तकालीन गुफाएं हैं। लोमस ऋषि की गुफा जो है वह मौर्यकालीन है और कन्हेरी की गुफाएं जो है यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपने निवास के लिए प्रयुक्त की गई, जिन्हें कि बौद्ध विहार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए, कैलाश मंदिर अवस्थित है। बी, इसका निर्माण चंदेलों ने करवाया। सी, यह केवल हिंदू धर्म से संबंधित है। या डी, सभी कथन गलत है। चलिए, इसका जो आंसर सही है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए एलोरा की गुफाओं में एलोरा से कुल कितनी गुफाएं मिली हैं? एलोरा से कुल 34 गुफाएं मिली हैं जो कि विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है, इनके नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पर दिया रहता है कि 1 से 13 तक हिंदुओं से संबंधित है, 13 से 29 तक जो है वह बुद्धों से संबंधित है, या फिर 29 से लेकर के 34 तक जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर्स को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यह ध्यान रखिए कि एलोरा की गुफाएँ जो है वह 3 धर्मों से संबंधित हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है, और यहीं पर एक प्रसिद्ध कैलाशनाथ का मंदिर है जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, या यूं कह दीजिए कि चंदेल शासक कह रहा हूँ, जिसका निर्माण जो है वह राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, सही कथन चुनना था ना, सॉरी, इसका जो सही कथन है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर जो है वह एलोरा की गुफाओं में स्थित है, जिसका निर्माण चंदेलों ने नहीं, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन या थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ए, ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण में बनवाई गई। बी, इन गुफाओं को गुप्त शासकों का संरक्षण प्राप्त था। सी, ये मुख्यतया बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। या डी, सभी विकल्प जो है वह सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन जो है वह सही हैं। अजंता की गुफाएं देखिए, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं और इन गुफाओं का निर्माण वाकाटकों के अधीन करवाया गया था, या वाकाटक वंश के राजसी संरक्षण में करवाया गया था। और इन गुफाओं यानी अजंता की गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था और यहाँ की गुफाएं मुख्यतया बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं, या यूं कह लीजिए तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यतया महायान शाखा से। ठीक है, आरंभ के कुछ वर्षों तक जो है यहाँ पर बुद्ध धर्म की हीनयान शाखा का भी प्रभाव था, लेकिन आगे चल करके महायान शाखा जो है वह अजंता की गुफाओं में प्रभावी हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। ए, श्रीलंका में। बी, जावा में। सी, सुमात्रा में। या फिर डी, कंबोडिया में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंबोडिया या कंपूचिया में अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण जो है वह कंबोडिया के शासक सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में प्रारंभ करवाया गया था अपनी राजधानी यशोधरापुर में। और यह अंकोर वाट का मंदिर जो है वह भगवान विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि स्थापत्य कला के संदर्भ में गोपुरम से तात्पर्य है। ए, गर्भगृह से। बी, मंडप से। सी, मंदिर के पास बने कुओं से। या फिर डी, प्रवेश द्वार से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। स्थापत्य कला के संदर्भ में जो गोपुरम है या जो प्रवेश द्वार है उनको गोपुरम बोला जाता है द्रविड़ शैली के मंदिरों में। ठीक है, गोपुरम देखिए यह भव्य बनाए जाते थे, काफ़ी विशाल, और इनमें काफ़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की शिल्पाकृतियाँ भी बनाई जाती थी। शिल्पाकृतियाँ मतलब दरवाज़ा बना दिया, दरवाजे पे विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ या विभिन्न प्रकार के डिजाइन भी किए जाते थे, जो भी द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। ठीक है,
पांड्य जो है अपने गोपुरम, पांड्य शासक जो थे वह अपने गोपुरम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी थे। दरअसल वह जब किसी भी विजय या फिर कोई भी महत्वपूर्ण या विशेष अवसर पर करते क्या थे, या फिर यूं कह लीजिए तो अपनी शक्ति को साबित करने के लिए वह मंदिरों के प्रांगण को और बड़ा करते हुए गोपुरम यानी कि मंदिर के प्रवेश द्वार को और अधिक विशाल कर देते थे। यह इनकी शक्ति का प्रतीक भी माना जाने लगा था। ठीक, अगला प्रश्न चुनिए, बताइए। यहाँ पर गलत युग्म चुनना है। ठीक है, ए हम्पी कर्नाटक, बी गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक, सी सूर्य मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, या डी सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सूर्य मंदिर देखिए यह उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, जबकि उड़ीसा के ही भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। बाकी अन्य सभी सही सुमेलित हैं। हम्पी जो है वह कर्नाटक में है, तो गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, और सारनाथ जो है वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, यह उज्जैन में अवस्थित है। दूसरा, यह भगवान शिव को समर्पित है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों गलत है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। विरूपाक्ष का मंदिर जो है वह भगवान शिव को समर्पित है, जो कि विरूपाक्ष मंदिर में विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं, और यह मंदिर जो है वह कर्नाटक राज्य के हम्पी में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर मेरूर शिलालेख किससे संबंधित है। ए, या शिलालेख कह लीजिए, उत्तर मेरूर शिलालेख किससे संबंधित है। ए चालुक्य से, बी राष्ट्रकूट से, सी पल्लव से, या फिर डी चोल से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, उत्तर मेरूर का शिलालेख जो है वह चोलों से संबंधित है, और इस शिलालेख से हमको चोलकालीन ग्रामीण प्रशासन के बारे में विभिन्न प्रकार की, या चोलकालीन प्रशासन के बारे में विभिन्न प्रकार की या कई ज़्यादातर जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें हमें यह भी पता चलता है कि जो चोल काल के ग्रामीण क्षेत्र थे वह अधिक मात्रा में स्वायत्त अथवा स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। सबसे अंतिम प्रश्न इस पूरे टेस्ट सीरीज का, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ए चोल, बी पाल, सी चालुक्य, या फिर डी पल्लव। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चोल वंश, चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा जो है प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, जिसमें प्रमुख रूप से नाम आते हैं चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका के, जिन्होंने शासन सत्ता की बागडोर भी संभाली थी। इसके अलावा इनके हमको 2 ताम्रपत्र अभिलेख भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप स्थान आता है कीर्तिवर्मन की दूसरी रानी का, और आदि विभिन्न प्रकार की चालुक्य रानियों के नाम हमको प्रशासन के संबंध में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस टेस्ट सीरीज में इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 9 की, जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में प्रश्नों को दिया गया है। तो चलिए फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।